आपका बजट बेसब्री से इंतजार हो रहा है क्योंकि ये बजट खास होने वाला है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बात के संकेत मिल गए थे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार एक बड़ी चुनौती रखी गई है। तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी देश को बनाना है दुनिया में, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि देश के जो युवा हैं, देश की जो महिलाएं हैं, किसान हैं, इन सब की समृद्धि हो। अलग अलग वर्गों की बात कर रहे हैं। कल हमने महिलाओं के विषय में बात की थी और हमने आपको बताया था और बात भी करवाई थी कि महिलाओं की अपेक्षाएं इस बजट से क्या हैं। कई सजेशंस भी, बड़े सुंदर सजेशंस जो है कल के शो में आए थे। आज एक और महत्वपूर्ण वर्ग की बात करने वाले हैं और यह वर्ग है युवाओं का। युवाओं को लेकर भी आपने देखा चुनाव के दौरान जिस तरह से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित रहा, उसी तरीके से युवा, किसान, ये दो और महत्वपूर्ण वर्ग हैं और इनमें खासतौर पर युवा, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। सबसे बड़ी आबादी दुनिया में युवाओं की यहां पर रहती है। ये युवा जो हैं अपेक्षाओं से और संभावनाओं से, दोनों चीजों से भरे होते हैं। युवाओं की बड़ी अपेक्षा है कि रोजगार के लिए नए अवसर उनके सामने आए और उनके बड़े सपने भी होते हैं, तो उनके इनोवेशंस की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया जाए। इस पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी सरकार 3.0 के कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही हैं, जिससे युवाओं को भी निश्चित तौर पर बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस बजट से देश के आम नागरिकों को बहुत उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि बजट में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार युवाओं को कई सौगातें दे सकती है। दरअसल सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव रोजगार के अवसर पैदा करने का है। संभावना है कि बजट में युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। सरकार कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करेगी ताकि अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके, रोजगार के मौके उपलब्ध कराए जा सकें। स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों का बजट में आवंटन बढ़ाए जाने की संभावनाएं हैं। अग्निवीर जैसी योजनाओं में भी सैनिकों को ज्यादा वित्तीय लाभ देने का ऐलान हो सकता है। वहीं शिक्षा को ज्यादा किफायती और एक्सेसिबल बनाने पर भी जोर देने की संभावना है। परीक्षा तैयारी के पाठ्यक्रमों से लेकर नौकरी से जुड़ी स्किल ट्रेनिंग तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की पेशकश, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे और निम्न आय समूह पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों पर बजट में खास फोकस हो सकता है। कुछ ऐलान हो सकते हैं। उम्मीद है कि इस बार के बजट में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट सेक्टर जैसे इंफ्रा, मैन्युफैक्चर, आईटी, ग्रीन एनर्जी और रेलवे में नौकरियों के अवसर बन सकते हैं। जानकारों का मानना है कि सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए नौकरियां पैदा करना होगा। वहीं इनकम टैक्स पेयर्स को इस बजट में काफी राहत दिए जाने की उम्मीद की जा रही है। केंद्र सरकार आयकर में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर सकती है। आयकर के लिए सालाना आय सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। दरअसल पिछले कई सालों से सैलरी क्लास के लोग राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, युवाओं की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे। और मेरे साथ एक बहुत ही बढ़िया पैनल बैठेगा जिसमें कई ऐसे युवा होंगे जिनमें से कुछ युवा ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई अन्य लोगों के लिए रोजगार की संभावनाओं को पैदा भी कर रहे हैं, यानी उद्योगपति के तौर पर कार्य कर रहे हैं। कई युवा हैं जो विभिन्न फील्ड्स में अपनी स्किल्स को आजमाना चाहते हैं। तो उनकी अपेक्षाएं क्या होती हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर आयकर की सीमा में छूट से लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर इन युवाओं की बहुत सारी उम्मीदें हैं। इन पर हम विस्तार से बात करेंगे। और अंतरिम बजट में शिक्षा पर बहुत जोर रहेगा क्योंकि शिक्षा सीधे सीधे युवाओं से जुड़ी हुई है। 73,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया था पिछली बार और हो सकता है कि इस बार के बजट में इसको बढ़ाया जाए। एजुकेशन सेक्टर के लिए सबसे बड़ा आवंटन किया गया था पहले। 2023 में एजुकेशन सेक्टर को 68,804 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और पीएम श्री की भी फंडिंग को अंतरिम बजट में बढ़ाया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले थे जो पिछले बार के बजट में लिए गए थे, जैसे सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने के लिए विशेष प्रावधान। तो मेरे साथ तमाम युवा जुड़ेंगे, लेकिन इस सब के बीच में एक बहुत ही आपके लिए परिचित चेहरा है आकाश जिंदल जी, जो अर्थशास्त्री के तौर पर तमाम टेलीविजन चैनल्स पर बैठते हैं। मुझे भी कई बार अवसर मिलता है उनसे बात करने का। तो जिंदल साहब, युवा आप भी हैं, युवा मैं भी हैं, तो मैं भी हूं। ये तो जो उम्र का मामला है ये एक अलग होता है, तो हम देखेंगे। लेकिन 20-22 साल, 25 साल या 30 साल से कम उम्र के युवा क्या सोचते हैं, कई सारे युवा हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि युवाओं को लेकर जब भी बात होती है तो एक नौकरी, रोजगार के अवसर, स्किल डेवलपमेंट, यहां तक बात फोकस होती है। थोड़ा विस्तारित करके बताएं कि इस बार बजट में क्या कुछ हो सकता है और इस बड़े सवाल का क्या जवाब होगा और दूसरी क्या संभावनाएं हैं जिन पर विचार हो सकता है। बहुत बढ़िया आपने बात से शुरुआत की। युवाओं पे ही इस बार बजट का
फोकस रहने की पूरी पूरी संभावना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे बहुत बड़ी एलोकेशन आने की संभावना है। हम सब जानते हैं, आप बहुत ही नॉलेजेबल जर्नलिस्ट, आप खुद जानते हैं कि पिछले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में विपक्ष ने भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का मुद्दा उठाया है। हमारी सरकार, करंट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। 8.2% की जीडीपी ग्रोथ है 2023-24 की, जो हिंदुस्तान को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाती है। बड़ी इकोनॉमी में से अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, चारों इकोनॉमी से हम फास्ट चल रहे हैं। लेकिन ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से रोजगार उतना पैदा नहीं हो पा। तो आई थिंक रोजगार पे बहुत फोकस रहने की उम्मीद है। और रोजगार पर फोकस कैसे होगा, मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर थ्रस्ट दिया जाएगा, क्योंकि चाइना इस समय कमजोर चल रहा है। चाइना को दुनिया का बड़ा हिस्सा पसंद नहीं कर रहा। चाइना को जो है अलग तरीके से देखा जा रहा है। यूएस इज नॉट लाइकिंग चाइना। सो इंडिया में काफी एफडीआई आने की संभावना है, काफी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस रहने की संभावना है। और मैन्युफैक्चरिंग और एफडीआई का मतलब है जॉब जनरेशन। तो युवाओं को हर लेवल पे काफी जॉब मिलने की संभावना है। और जैसी जॉब जनरेशन होगी, दूसरी चीज जो युवाओं की है, इंक्रीमेंट उतना नहीं मिल रहा प्राइवेट सेक्टर में, वो इंक्रीमेंट भी जो है बढ़ने की अच्छे कैसे कैसे संभव होगा, मतलब इसका मैकेनिज्म क्या होगा? जी, मैकेनिज्म ये होगा कि जो लेबर इंटेंसिव कंपनीज होगी, जो जॉब मैन पावर इंटेंसिव कंपनीज होगी, उनको इंसेंटिव मिलने की संभावना है। जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगी, ऐसी कंपनियों को इंसेंटिव्स, सॉप्स और बेनिफिट मिलने की संभावना है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग के बड़े प्लांट लगे। आपको याद हो वो स्टील प्लांट्स, वो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो 20-20 हजार लोगों को रोजगार दिया करते थे, उस तरह के प्लांट्स की संभावना है। क्योंकि उस तरह के प्लांट्स के लिए हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे टैलेंटेड मैन पावर है, हमारे इंजीनियर्स की, एमबीएस की कमी नहीं है। और इंडिया में अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां मेक इन इंडिया का जो खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आके प्लांट्स लगा रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो उसमें एफडीआई आ सकती है, उसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आ सकती है, उसको मोटिवेट किया जा सकता है। क्योंकि टाइमिंग बहुत अच्छी है। चाइना क्योंकि कमजोर है, चाइना में डेट क्राइसिस है, चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस है, चाइना में जो है डिमांड की कमी है। तो ऐसे में वो सारा कुछ हिंदुस्तान आने की बहुत संभावना है। तो मैकेनिज्म ये होगा, एफडीआई और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाएगा, टैक्स कंसेशन, सॉप्स और इंसेंटिव। ऑफ कोर्स ये सब संभावनाएं हैं बजट की, जब बजट आएगा तब एक्चुअल चीज पता चलेगी। तो ये संभावनाएं हैं कि बजट में ये सब चीजें आएंगी, जिससे मैसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी फोकस होने की संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जॉब जनरेशन। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, जब कोई फ्लाईओवर बनेगा, आप सोचिए कितने इंजीनियर्स, कितने एमबीए उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा देखिए कितने वर्कर्स, कितने जो है मेसन्स, जी। कितने और तरह के लोग जो हैं, ट्रांसपोर्टर्स, ट्रकर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है। चाइना ने जो तरक्की की थी इस जमाने में 1980 से लेकर 2000 तक, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेजर बूम आया था। उसी के चलते हुए चाइना ने इतनी तरक्की की थी। तो उस तरह का सीक्वल जो है हिंदुस्तान में आने की संभावना। आपने बड़ा डिटेल में और बहुत व्यवस्थित तरीके से हमेशा की तरह कई चीज़ों का एक आधार रख दिया है और अब पूरा पैनल जुड़ चुका है। आकाश जी, आप मेरे साथ बने रहेंगे क्योंकि आपसे बहुत महत्वपूर्ण बातें जानने समझने को मिलती हैं। सबसे पहले मैं जो मेरा पैनल है उसका परिचय दर्शकों से करवा देता हूं। मेरे साथ में अंशुल शर्मा जुड़ रहे हैं, युवा उद्योगपति हैं और अंशुल स्टार्टअप्स को लेकर काफ़ी काम करते रहे हैं, काफ़ी चर्चित चेहरा रहे हैं। अंशुल, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस पैनल पर। साथ ही साथ इसी तरह से रजत मिश्रा हैं, देखिए ये भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं, एआई के एक्सपर्ट हैं। रजत का भी मैं स्वागत करता हूं, वो भी काफ़ी इन विषयों पर बोलते रहे। मेरे सहयोगी आशुतोष कुमार को आप देख रहे हैं और ख़ास इसलिए हैं आशुतोष क्योंकि आज उनके साथ एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे युवा जुड़े हुए हैं, जैसे गर्वित विज हैं, पलक अग्रवाल हैं, ज्योति देसवाल हैं, स्नेहा अनेजा हैं, शीतल भंडारे हैं। ये सभी बच्चे जो हैं इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ये सभी आपको अपनी अपेक्षाओं के विषय में बताएंगे और आपको सुनकर बड़ा मज़ा आने वाला है। तो शुरुआत में अंशुल आपसे कर रहा हूं। अंशुल, मुझे ये बताएं कि आप एक उद्योगपति भी हैं, क्योंकि अब सिर्फ आप स्टार्टअप न चलाकर एक सफल उद्योग भी चला रहे हैं। किस तरह की अपेक्षा युवा उद्योगपतियों की होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी जोर रहता है कि आप अन्य लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें और आप जैसे लोग इसको करने में कामयाब भी होते हैं। क्या आपको लगता है कि इस बजट में आपके लिए हो सकता है? किस तरह की अपेक्षाएं आपकी हैं? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण, आपने मुझे मौका दिया इस पैनल के साथ जुड़ने में। मैं थोड़ा सा आकाश जी से असहमत हूं। एज अ स्टार्टअप, एज अ बिजनेस ओनर, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एफडीआई नहीं कि मेरी खुद की कंपनीज को ग्रो किया जाए। हमारी इंटरनल कंपनीज इतनी स्ट्रांग हैं,
इतनी अच्छी अच्छी स्टार्टअप्स खुल रही हैं एआई में, बड़े बड़े बिजनेसेस खुल रहे हैं, बड़े बड़े आइडियाज हम जनरेट कर पा रहे हैं, तो हमें ना कि एफडीआईज, ना कि बाहर की कंपनीज पे ज्यादा सपोर्ट करके इंटरनल कंपनीज को प्रोत्साहित करना चाहिए। कैसे? बजट के थ्रू। पहले तो मैं बताना चाहूंगा, टैक्सेशंस में स्टार्टअप्स को बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो आज तक नहीं मिल पाया है। हमारे पास कोई ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे हम टैक्स हॉलीडे कहते हैं, जो बाहर बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाता है इस चीज के लिए। डिजिटल लिटरेसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो मुझे लगता है, मैंने देखा है जब हम एम्प्लॉयज को भी लेते हैं, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं, उन्हें अपनी स्किल्स के बारे में पता होता है, बट उन्हें कोई ऐसा स्किल जो इंटरनल ट्रेनिंग्स होती हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग्स होती हैं, या फिर जो इंटरनल आपके लिए जॉब की ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है। जी। दूसरी चीज आई थिंक जिसके बारे में बात नहीं करी, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि हमें अपनी इंटरनल साइबर सिक्योरिटी और अपनी जो इंटरनल डिजिटल सिक्योरिटी है उस पर बहुत जरूरी है काम करना। जैसे नीट के एग्जाम्स लीक हो रहे हैं, इतने एग्जाम्स लीक हो रहे हैं, आपने देखा होगा, उस पर बहुत जरूरी है आई थिंक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करने के लिए, कि बहुत बार जो जॉब सीकर्स हैं या बहुत बार जो लोग पढ़ रहे हैं, उनके लिए आई थिंक ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सिक्योरिटी। एज अ स्टार्टअप ओनर मेरे लिए ये एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या काम किया जा रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोगों ने सोचा कि जॉब्स कम हो जाएंगी या जॉब्स खत्म हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। एआई हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम बेटर प्रोडक्टिव वे में काम कर सके, क्वालिटी वर्क जनरेट कर सके, जो हमारी जैसे स्टार्टअप्स को बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एम्प्लॉइज को लिमिटेड वे में हायर कर सकते हैं, बहुत सारी स्किल्स हम उनके इंप्रूव कर सकते हैं। जी अंशुल, इसमें कोई दो राय नहीं, और मुझे लगता है कि आकाश जिंदल जी ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी बातें अभी अगर मैं उनको अवसर दूं तो वो आधे घंटे में ये सारे इश्यूज को भी लेते हैं, और आपकी बातों से बिल्कुल भी असहमति उनकी नहीं होगी, वो ये सारे मुद्दे कई बार उठाते रहे हैं, उनके पास दोबारा जाऊंगा। लेकिन क्योंकि आपने एआई की बात की है और रजत जो है वो एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट भी हैं, तो रजत मिश्रा का रुख करते हैं। रजत, एआई को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं, एआई का जो सपोर्ट सिस्टम है उसको लेकर बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मामला सिर्फ चैट जीपीटी तक सीमित नहीं है, जब आया था तो उसको लेकर बड़ा हल्ला था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसको लेकर सतर्कता भी बरतने की बात है, इसके अधिक से अधिक इस्तेमाल की भी बात है। जरा बताएं किस तरह से यह बैलेंस बनाया जाएगा और किन किन चीजों का ध्यान इस बार के बजट में रखा जा सकता है, जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रधानमंत्री एआई की बात कर रहे हैं। जी धन्यवाद प्रवीण जी। जब आप एआई के सेंस में बात कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है कि बजट में एआई को प्रमोट करने के लिए जो भी स्कीम्स लाई जा रही हैं उसके साथ साथ ये इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखा जाए कि उनसे जुड़े होने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने के लिए सरकार क्या कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि जैसे पिछले इंटरिम बजट में सरकार ने एक स्कीम लाई थी जिसमें वो 50 साल तक के लिए लॉन्ग टर्म लोन दे रहे थे, जो आर&डी के लिए या फिर बिग टेक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। जरूरी है कि इसी तरह की स्कीम आप एआई की फील्ड में भी लेकर आएं ताकि एआई में और ज्यादा रिसर्च हो सके, और इस समय भारत जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में बाकी देशों के मुकाबले पिछड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा ज्यादा आगे जा सके और वो सिर्फ यूटिलाइज ना करे वहां की बनी हुई टेक्नोलॉजी को, बल्कि वो टेक्नोलॉजी इन हाउस इंडिया में इंडिजिनसली डेवलप की जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के पास इनफ डेटा है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ इट्स फाइनेंशियल डेटा, बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ एंड एजुकेशन रिलेटेड डेटा। तो किसी भी तरह के एआई इंजन को, एल्गोरिथम को या मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए हमारे पास बहुत डेटा है जिसका प्रॉपर इस्तेमाल इंडिया में किया जा सकता है, और साथ ही साथ बाकी देश जैसे यूरोपियन कंट्रीज या यूएस के भी जो इस तरह के एल्गोरिथम्स और इंजन्स हैं वो भी यहाँ पर ट्रेन हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की चीजों के लिए सरकार। अच्छा रजत, मैं बाकी लोगों को शामिल करूं उससे पहले कि छोटा सा मेरे जहन में भी आता है कि एआई को लेकर बहुत से सवाल हैं कि एआई से रोजगार बढ़ेंगे, कम हो जाएंगे, बड़े कंफ्यूजन रहते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा इसमें है कि ये करने के पहले भी एक बहुत जरूरी एक हर्डल है जो डेटा सिक्योरिटी को लेकर है, और डेटा सिक्योरिटी का एक लॉ लेकर आना और एक्ट लेकर आना जिसमें इस सारे डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके, ये भी बहुत जरूरी है। तो एटलीस्ट बजट में इसकी इस बात भी होनी चाहिए, और साथ ही
ही साथ ऐसे नियम भी होने चाहिए, और डिजिटल लिटरेसी की बात अभी अंशुल जी ने की, यही चीज वैलिड है बाकियों के लिए भी, बिकॉज एआई का इस्तेमाल करके लोगों के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, उनके साथ फ्रॉड और स्कैम हो रहे हैं, तो इसको कैसे टैकल किया जा सके, इसके लिए डिजिटल लिटरेसी को कैसे प्रमोट किया जा सके, ये भी चीज होनी चाहिए। अब आप जब बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का जो पार्ट है कि इससे क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या कम होगा, देखिए ये दोनों चीजें हैं, और इसी को बैलेंस करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट उन एजुकेशन के कोर्सेज को, या उन चाहे वो आईटीआई के थ्रू हो, चाहे वो बाकी कॉलेजेस या स्कूल के थ्रू हो, उन कोर्सेज को, उन सिलेबस को प्रमोट करें जो आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल है। जैसे आप प्रॉम्प्ट लिखना चाह रहे हैं, प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आपको क्रिएटिव होना जरूरी है। आपको जरूरी नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप अच्छा लिख सकते हैं, आज क्रिएटिव हैं, लॉजिकली सोच भी सकते हैं, तो बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, और चैट जीपीटी का ये आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं इसको थोड़ा विस्तार में बात करूंगा रजत, और आपको इसमें शामिल भी करूंगा, क्योंकि इस देश में एक तो जिस लेवल पर आप लोग काम कर रहे हैं और एआई की जरूरत महसूस कर रहे हैं, दूसरा जिस लेवल पर छात्र या युवा, इस देश के युवा की बात करें तो बहुत सारा युवा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत सारा युवा है जो बेसिक स्किल डेवलपमेंट के लिए अभी संघर्षरत है, और उसके बाद में फिर हम इस अगले फेज पर आते हैं। तो उस बड़े वर्ग का क्या किया जाए और उसके लिए ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। और जो मैं छात्रों की बात आपसे कर रहा था, चाहे वो गर्वित हों या बाकी के छात्र हों, वो दिल्ली से प्रशांत त्यागी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं करेक्शन कर दूं, पलक हैं, ज्योति हैं, स्नेहा हैं, शीतल हैं, गर्वित हैं, ये प्रशांत के साथ बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष जी पटना से बने हुए हैं, अभिषेक मेरे सहयोगी जयपुर से मौजूद हैं। एक एक करके अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। अभिषेक, पहले आपके साथ जो युवा मौजूद हैं उनकी क्या अपेक्षाएं सुनना चाहेंगे? अभिषेक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में हूं, तो उनसे बात करते हैं, सीधा उनसे ही जानते हैं कि बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं और क्या वो सोचते हैं, बजट को लेकर क्या सोचते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी, या क्या क्या आना चाहिए इस बजट में जिससे युवाओं के लिए खासतौर से अपॉर्चुनिटीज बने। युवाओं के लिए बजट में पहला तो मैं रोजगार के संबंध में बात करना चाहूँगा कि रोजगार की जो उपलब्धता है वो बहुत कम हो गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बजट में कम से कम सालाना 2 करोड़ रोजगारों की घोषणा करनी चाहिए, और साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी जमीनी स्तर पर सही तरीके से काम नहीं कर रही है, एडमिशन कहीं लेट हो रहे हैं, कहीं धरातल पे नहीं उतरी है, कई समस्याएं हैं जो एजुकेशन से संबंधित हैं, और एक देशव्यापी जो समस्या है पेपर लीक की समस्या है। एनटीए जैसी एजेंसियां आजकल पेपर करवाने में बहुत विफल साबित हो रही हैं, नीट नेट जैसे एग्जामों के पेपर भी लीक हो रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर समस्या है। रोजगार के साथ साथ, रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ जो ये एजेंसियां हैं उनको भी सरकार को संभालना है। और आप क्या मानते हैं युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? युवाओं के लिए बजट में मैंने जैसे अभी हाल ही में एक बजट अपने राज्य सरकार का घोषित किया गया है, जिसमें ये देखा गया है कि मतलब जब भर्ती आती है तो उसमें बाहरी राज्यों के जो छात्र हैं वो यहाँ पे नियुक्ति पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए एक सीमित क्षेत्र बना दिया जाए, एक सीमित क्राइटेरिया बना दिया जाए, जिससे कि जो राज्य के छात्र हैं उनको बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े। और मैं केंद्रीय बजट की बात कर रहा हूँ, वो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में है, ये राजस्थान के बजट की आप बात करें। केंद्रीय बजट से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? केंद्रीय बजट से ये अपेक्षा है कि युवाओं को जल्द से जल्द भर्तियों का सामना करना पड़े और जल्द से जल्द वो नियुक्तियाँ पाएँ, अच्छे से अच्छे स्तर पर इस जो केंद्र सरकार की जो नियुक्तियाँ पाएँ। और मतलब ये है कि मैं अभिषेक आपके पास आऊंगा। देखिए ओवरऑल जो है बाकी के छात्रों, बाकी के युवाओं से भी हम बात करेंगे। प्रशांत, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर जो छात्र हैं वो इकोनॉमिक्स के भी जानकार हैं और मैनेजमेंट की स्टडीज में भी जुटे हुए हैं। तो प्रशांत, यहाँ पर छात्रों की क्या उम्मीद है इस बजट से, एक एक करके फटाफट सबसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल प्रवीण, देखिए काफ़ी जो अलग अलग कंटेंट्स हैं उसके सभी संबंधित लोग मेरे साथ हैं, रिसर्च से भी हैं, एजुकेशन से भी हैं, इकोनॉमी से भी हैं। तो पहले इकोनॉमी से एक सवाल ले लेते हैं। स्नेहा हमारे साथ हैं। क्या लगता है कि जो इकोनॉमी है इस वक्त देश की, तो बजट कैसा होना चाहिए जिससे जो इकोनॉमी है, जो लगातार 5 ट्रिलियन की बात हो रही है, वो कैसे बढ़ सकती है आगे और वो कैसे और ज़्यादा तरक्की कर सकती है? जी, सभी को राम राम। सबसे पहले जो करंट इशू है इकोनॉमी का वो है हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। काफ़ी टाइम से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज़्यादा हाई चल रहा है। यूथ के लिए भी यही एक प्रॉब्लम है कि जॉब्स इतनी नहीं है। तो गवर्नमेंट का जो 2 फोकस ज़रूर होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे होना चाहिए क्योंकि उससे ही जॉब्स क्रिएट होते हैं, और साथ ही स्किल डेवलपमेंट पे भी होना चाहिए क्योंकि स्किल डेवलपमेंट से ही यूथ जॉब्स की तरफ जा पाएगा। शीतल, मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा, जो लगातार प्रधानमंत्री लगातार बात करते हैं ट्रिलियन इकोनॉमीज की, तो अब जो बजट होगा वो कितना निर्भर करेगा कि देश की जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़े? जी,
सभी को राम राम। ये बजट बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट है और इसमें मुझे लगता है कि जब अभी इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं तो जैसे स्नेहा जी ने कहा अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस पे सरकार ज़रूर काम करेगी। जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पे एक इम्पेटस ज़रूर मिलेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब्स हमारे देश में एग्रीकल्चर के बाद मैन्युफैक्चरिंग दे सकता है। और उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि हमारे देश में हर महीने 10 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उस पे जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं जहां लोग अपनी रेडिया लगा के कोई अपने बिजनेसेस करके अपना इनकम कर सकते हैं, तो उस पे सरकार का ज़रूर और फोकस होगा, ऐसा मुझे लगता है। प्रवीण, पेपर लीक मामला एक बड़ा मामला रहा था। लगातार विपक्ष इस मुद्दे को मुनातर आए और जो बजट सेशन होगा उसमें ही पुरजोर कोशिश ये है विपक्ष की कि उस मामले को उठाएंगे। तो एजुकेशन से संबंधित लोग हमारे साथ हैं। पेपर लीक हमने सब देखा किस तरह से नीट और नेट के जो पेपर हैं वो लीक हुए, कितना प्रभाव इसका पड़ा है और क्या सरकार को कुछ इस तरह से बजट में इनके लिए भी कुछ लॉ लेके आना चाहिए या फिर कोई ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे बच्चों का जो भविष्य है वो बच सके? सभी को राम राम, नमस्कार। पहली बात तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इस बार का जो बजट आएगा वो बहुत अच्छा बजट आए, एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि एजुकेशन को बिल्कुल बैक सीट दे दी जाती है। हम लगभग 60 साल से सोच रहे हैं कि एजुकेशन को 6% जीडीपी मिलेगा, 6% जीडीपी इस बार आएगा। कोठारी कमीशन से बात करें, लेकिन बार बार हम लोग 3%, 3.5% से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा फॉल आउट ये है अभी का। दूसरी बात, जो एनटीए की और नीट की बात करी गई है, तो एनटीए को एक बहुत अच्छा खासा एक फंड जाता है, जितना भी एलोकेट होता है, तो उस पर हमें देखना होगा कि उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी को ही ले। और जैसा सरकार ने फरवरी में एक वो बिल पास किया था एंटी चीटिंग लॉ, उसको फटाफट हमें एक्शन में लेकर आना होगा। प्रशांत, आप बने रहे मेरे साथ। बाकी के छात्रों से भी हम बात करेंगे और फटाफट हम चाहेंगे कि सबकी प्रतिक्रियाएं और सबकी अपेक्षाएं हमारे पास आएं, आगे बढ़े। उससे पहले रजत और अंशुल दोनों ही युवा एंटरप्रेन्योर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपने अंशुल सुना, अभी इतने सारे युवाओं को सुना है, जयपुर से सुना, दिल्ली से सुना है और पटना से भी सुनवाएंगे। आशुतोष जी के साथ भी मौजूद हैं यहाँ पर लोग। लेकिन मुझे आप बताएं कि युवाओं की एकमात्र अपेक्षा हमेशा रोजगार की होती है, शिक्षा की। ये दो बड़े मुद्दे हैं, शिक्षा और रोजगार, और इसके लिए हमेशा काम किया जाता है। हर बजट में इस पर फोकस रखा जाता है। बदलाव क्यों नहीं हो पाता, या और बेहतर बदलाव के लिए क्या कदम होने चाहिए? बिल्कुल, एजुकेशन और हमेशा हम जॉब एम्प्लॉयमेंट की तो हर साल, हर महीने, हर दिन बात करते हैं, बट मुझे लगता है कि रीजन कहीं ना कहीं जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने से नहीं, बल्कि स्टार्टअप्स, कम्युनिटीज और बिजनेसेस को बढ़ाने से आएगी, क्योंकि वही है जो जॉब्स जनरेट कर रहे हैं। दूसरी चीज जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसे, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब वो नहीं, स्टार्टअप इंडिया जैसा प्रोग्राम हुआ, मेक इन इंडिया पर इतना काम हो रहा है, लेकिन जो ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं, जो यंगस्टर्स हैं वो, जैसे मैंने एफडीआई की बात करी कि मैं क्यों उस चीज को मानता हूं कि कम होनी चाहिए, बल्कि हमारी इंटरनल जो हमारे बिजनेसेस हैं वो बढ़ने चाहिए। क्योंकि बहुत बार जब हम किसी को हायर करते हैं, अच्छे स्किल्स पर्सन को, अच्छे एजुकेटेड पीपल को, पर्सन को, वो हमेशा ये माइंडसेट लेके चलते हैं कि मेरे पास एक अच्छी एमएनसी या इंटरनेशनल एजेंसी का ऑफर है, राइट? क्योंकि वो पहली प्रेफरेंस, चाहे उनको वहां पे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे स्किल ट्रेनिंग हो, चाहे नहीं हो, लेकिन वो हमेशा प्रेफर करेंगी बाहर की कंपनीज को ज्यादा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हमारी कंपनीज बड़ी हों और जो आपने कहा स्टार्टअप कम्युनिटी पर ज्यादा फोकस किया जाए तो इसका एक समाधान निकल सकता है। ब्रेक पर जाऊं उससे पहले रजत, आपका भी इस पर कमेंट चाहूंगा। हर बार बात होती है, चिंता हमें पता है, समाधान बेहतर निकल पाए के लिए क्यों कोई बड़ा नतीजा नहीं आ पाता, या इस बार कैसे आ सकता है? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले बहुत जरूरी है कि सरकार को युवाओं को एटलीस्ट 2 मेजर कैटेगरीज में बांटना होगा। एक जो एस्पायरर्स हैं, जो एस्पायरिंग कर रहे हैं, और दूसरे जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। देखिए दोनों में बहुत फर्क है। जब हम बेसिक रोजगार की बात करते हैं या चाहे नीट नेट किसी भी परीक्षा में हो रही धांधियों की बात करते हैं, ये वो तबका है जिसके लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी तरह की एक रोजगार मिल सके। दूसरा, आप अगर देखेंगे तो 35% सुसाइड्स जो हो रहे हैं यूथ, वो यूथ के हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक नंबर है भारत जैसे देश के लिए। ये वो हैं जो फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। साथ ही एक दूसरा तबका है जो एस्पायरर्स का है, जो ये उम्मीद कर रहा है कि वो अपने आप को यूनिकॉर्न्स में लेकर जाएगा, जो चाइना से कंपीट करेगा, यूएसए से कंपीट करेगा, एआई के सेंस में जो हम बात कर रहे हैं, राइट?
इंडिया को स्पेशली सरकार को ये बहुत जरूरी है कि इन दोनों को एकदम डिफरेंट तरीके से कैटर करे, जिनकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसको पहले समझे और अकॉर्डिंगली उसका समाधान करे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जब आप ये बता रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए 2014-15 के टाइम पे जब मोदी सरकार आई तो उसने स्टार्टअप पॉलिसी, पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी लाई, तो एंटरप्रेन्योरशिप टर्म को टाइटल में डाला, जो कि बहुत अच्छी और बड़ी बात थी। इसके बाद इन्होंने अनाउंस किया कि हम 500 करोड़ का एक फंड, स्टार्टअप फंड बनाएंगे। पहले इन्होंने अनाउंस किया कि हर एक साल ये 500 करोड़ ऐड होते जाएंगे, मतलब 5 साल में 2500 करोड़ का बन जाएगा। जी। बाद में इन्होंने चेंज किया कि ये सिर्फ एक ही फंड रहेगा जो 500 करोड़ का टोटल होगा, मतलब 2500 करोड़ से 500 करोड़ पर आ गया। बाद में इस फंड का क्या हुआ कोई नहीं जानता। तो जरूरी ये है कि बजट में क्या मैं आपकी बात को ऐसे समझा, अगर लब्बो लुभाव है कि जो जितनी गंभीरता से प्लान बनाया जा रहा है उसका इंप्लीमेंटेशन भी उसी स्तर पर वैसे ही आगे बढ़ना चाहिए। आशुतोष, हम जानना चाहेंगे कि पटना के युवाओं की क्या अपेक्षाएं हैं और इस बजट से क्या उम्मीद उन्होंने लगा रखी है। बेशक प्रवीण जी, बजट से पहले युवाओं के मन में कई सवाल होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक लाइन में दिखाना चाहेंगे। मैं हिंदी भाषी प्रदेशों के ऑक्सफोर्ड में हूँ, यानी ये पटना विश्वविद्यालय का कैंपस है, और इन युवाओं के हाथ में प्रिपरेशन की जो कॉपी है, क्लास ओवर होने के बाद ये तमाम बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन हम लाइव शो के लिए इनको उठा के खड़ा किए हैं और इन्हीं से सवाल करते हैं। आप रिसर्च स्कॉलर हैं, बजट आने वाला है, क्या उम्मीद मोदी जी से है? मोदी जी से देखिए, सबसे पहले तो यही उम्मीद है कि हमारे राज्य पर ज़्यादा फोकस करे। जैसे बेरोजगारी भारत में बहुत ज़्यादा है, हमारे राज्य में तो सबसे ज़्यादा है। हमारे युवा इधर उधर रोजगार ना मिलने के कारण दूसरे राज्यों में जाकर अपना जो हुनर है, अपना जो उनका टैलेंट है, वो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो केंद्र सरकार को, मोदी जी को चाहिए कि हमारे राज्य को मतलब कि बजट में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। यहाँ पर खासकर ग्रामीण इलाकों के युवाओं को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में युवाएं पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी से कहीं ना कहीं वो मतलब पढ़ाई से छूट जाते हैं बड़े शहरों में जाने के लिए, और वहाँ का खर्च पूरा करने के लिए उनके पास आवश्यक पैसा नहीं हो पाता है, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं और उनका क्षमता बर्बाद हो जाता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाथ में पेपर लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं पेड़ के नीचे, क्या उम्मीद कर रहे हैं मोदी जी से इस बार के बजट में? इस बार का बजट में ये उम्मीद कर रहे हैं कि युवाओं पर ज़्यादा विशेष ध्यान रहेगा, और ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि युवाओं पर विशेष ध्यान रहे। किस तरह के ध्यान की बात उम्मीद करते हैं मोदी जी से? रोजगार दे, यहाँ कंपनी बैठाए, क्योंकि बिहार में जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है बाकी स्टेट की अपेक्षा। यहाँ लड़का रोजगार नहीं मिल पाता है, यहाँ लड़का जनरल कंपटीशन ही आधार है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सरकारी वैकेंसी खाली है केंद्र सरकार के अंदर, उसको लाने का कोशिश करे सरकार, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। और यहाँ जितना हो सके कंपनी जो जा रहा है गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ जो कंपनी जा रही है चिप एथी बनाने का, जो भी फैक्ट्री बन रही है वो बिहार में आया, बिहार में यहाँ अपना एथी सेटअप बैठा है, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ के लोगों को रोजगार, क्या उम्मीद कर रहे हैं मोदी जी से? हम उम्मीद कर रहे हैं कि युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि भारत ही नहीं, बिहार में जो है शिक्षित बेरोजगारी की समस्या जो है सबसे ज़्यादा है, और इस बात को ध्यान देते हुए युवाओं पे विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि नौकरी के अच्छे से अवसर तलाशा जाए और नई नई बहाली को क्रिएट करके अच्छे अच्छे पोस्ट को जो है युवाओं को रोजगार और नौकरी का जो है मौका दे। पेपर लीक हो जाता है, टेंशन होता है? हाँ बिल्कुल सर, इतना साल से मेहनत करते हैं और जिसके पास पैसे रहते हैं वो अंदर से सेटिंग करवा लेते हैं, इसलिए बजट में तो बिहार को नज़रअंदाज करते आ रहा है। बिहार मतलब गुजरात हो, यूपी हो, इसमें ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन तगड़ा झटका लगा होगा यूपी से, तो भारत सरकार कुछ तो सुधार करेगी बिहार के बारे में। और चलिए, कुछ एक आशुतोष, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आया है कि इस बार जो नतीजे आए हैं उसकी वजह से भी युवाओं के मन में एक उम्मीद जगी है। और इसी तरह मैं प्रशांत और अभिषेक आपसे भी चाहूंगा कि बहुत फास्ट जो जितने भी युवा हैं उनकी एक अपेक्षाएं आ जाएं। खास पहले मैं प्रशांत के पास जाता हूं। प्रशांत, कुछ युवा यहाँ पर बचे थे जिनकी बात अभी हमें रखनी है। दूसरा मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सजेशंस इनके क्या है, वो भी थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल जी, प्रवीण गर्वित हमारे साथ है, जो कि रिसर्च की समझ रखते हैं, और एक आम आदमी होने के नाते वो क्या चाहते हैं कि इस बार जो स्लैब होना चाहिए इनकम टैक्स का वो क्या होना चाहिए, और रोजगार को लेकर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। गर्वित, रिसर्च की आप अच्छी समझ रखते हैं, तो बताइए, जैसे आम आदमी है वो कोशिश करता है कि कम से कम उसका टैक्स जाए, तो लगता है कि सरकार को टैक्स से संबंधित मिडिल क्लास को लुभाने के लिए बजट में कोई कंसेशन देना चाहिए? टैक्स स्लैब में जी सभी को राम राम।
टैक्स स्लैब को लेकर सरकार ने ऑलरेडी पहले काम किया है और अभी भी ये चीज़ एक बहुत अच्छी लगती है कि जिस समय जो लोअर इनकम ग्रुप है या लोअर मिडिल क्लास है उनको टैक्स स्लैब में थोड़ी रियायत मिले, उनको टैक्सेस देने से बचत हो। और कई लोग इस पर क्वेश्चन जरूर करते हैं कि जो इनकम टैक्स फाइलिंग होती है वो लगभग 2.5 करोड़ लोगों की ही होती है और 2.5 करोड़ लोगों से इतना क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये लोग वो भूल जाते हैं कि 2.5 करोड़ हर एक फैमिली में लगभग एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इनकम टैक्स फाइल करता है। और यानी 2.5 करोड़ और एक फैमिली में अगर 5 लोग होते हैं तो लगभग 10 से 12 करोड़ लोग जो हैं वो इस खाते में आ जाते हैं जो इनकम टैक्स के स्लैब के अंदर आते हैं। तो 12.5 करोड़ लोगों को अगर इसका फ़ायदा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि जहां उस टैक्स स्लैब में अगर उसको बढ़ा दिया गया और वो लोगों को फाइल करने पर टैक्स से छूट मिली तो बहुत अच्छा पॉइंट रहता है। तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। प्रवीण, ये पलक भी हमारे साथ हैं जो एजुकेशन स्कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश ये करते हैं कि आखिरकार एक आम आदमी और एक एजुकेशन स्कॉलर होने के नाते वो क्या उम्मीदें रखती हैं इस बजट से और क्या सजेशंस उनके पास है। जी, सबसे पहले तो आपका थैंक यू और भारत एक्सप्रेस का थैंक यू कि आपने यूथ को बोलने का मौका दिया। और अगर यूथ को बोलने का मौका दिया है तो बात फैक्ट्स के साथ होनी चाहिए, क्योंकि भारत इस समय दुनिया का सबसे यंगेस्ट नेशन है, लेकिन 2040 में हमारी एज बढ़ जाएगी और इसलिए आज जो हम एक फास्ट ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं 2040 में हमें एक सस्टेनेबल और स्लो ग्रोथ चाहिए जो रिलायबल भी हो। इसी में मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मोटो से ये बजट निकाला है, जिसमें वो 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, जिसके साथ वो कह रहे हैं कि सबका प्रयास भी ज़रूरी है। तो जहाँ एक तरफ मोदी सरकार ने इस बजट के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ में, आईआईएम्स में, आईआईटीज़ में बढ़ावरी की बात की है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रिसर्च की भी बात की है और उसके लिए भी पैसा लगाया है। बजट में एक अच्छा एलोकेशन है, साथ ही में 1.4 करोड़ यूथ को स्किल के अंडर ट्रेन भी किया जा रहा है। उसके साथ साथ यूथ की एंटरप्रेन्योर एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए 43 करोड़ रुपीस का लोन दिया जा रहा है पीएम मुद्रा योजना में। लेकिन हमें इसके साथ ये भी सोचना होगा कि अगर इस देश को बढ़ाना है तो हमें स्पोरेडिक हाई ग्रोथ्स नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक स्टैग्नेंट और एक स्टेडिली ग्रोइंग रेट ऑफ ग्रोथ चाहिए, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लाई जाए और साथ में फोकस किया जाए यूथ की स्किल बढ़ाने पे, उनके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बढ़ाने में और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए। थैंक यू। ठीक है प्रशांत, मैं दोबारा आऊंगा और जयपुर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले आकाश जी कुछ कहना भी चाह रहे हो, मैं उनसे पूछना भी चाह रहा हूं क्योंकि आकाश जी बड़ी देर से चर्चा में है। आकाश जी, अब आपने शुरुआत की थी, लेकिन देखिए युवाओं को सुनते सुनते काफी मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और आपको पता चलता है कि देश का युवा क्या चाह रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस पैनल के जरिए आपको एक अलग फ्लेवर मिल रहा है। युवा उद्योगपति को आप सुन पा रहे हैं, तो साथ ही साथ में आप उन छात्रों को सुन पा रहे हैं जो अभी संघर्षरत हैं, कॉलेजेस में हैं, या फिर वो छात्र जो इकोनॉमिक्स के लिहाज से देश की तरक्की के बारे में अपनी रिसर्च कर रहे हैं या सोचते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। कुल मिलाकर मुझे अभी यह समझ में आया कि रोजगार और कंसिस्टेंट पॉलिसी, सिर्फ पॉलिसी बनाना नहीं, नामकरण नहीं, उसका क्रियान्वयन भी धरातल पर हो, उसके नतीजे भी आए, ये अपेक्षा युवाओं की दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रोजगार बहुत बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए टैक्सेशन कंसेंसस, टैक्सेशन इंसेंटिव्स, टैक्सेशन कंसेशंस, कई तरह के सॉफ्ट युवाओं को मिलने चाहिए। जो मैंने युवाओं की बात सुनी, बात हो रही है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, स्टार्टअप्स की, बिल्कुल ये सब चीजें जो है आज की तारीख में युवाओं की पसंद है, बिल्कुल चाहिए। पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में हमें ऐसे जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाहिए बड़े बड़े जो यूथ को रोजगार दे सके। हमें बात यहाँ सिर्फ दिल्ली मुंबई की नहीं करनी है, हमें बात करनी है पूरे देश की। लेकिन अंशुल, कुछ बातें अभी आकाश जी कह रहे थे, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि हर जगह पर फैक्ट्री लगाना, हम ये भी देखते हैं कि फैक्ट्रीज वहीं पर लगती है जहां पर बहुत संभावनाशील जगह होती है, इसीलिए बड़े बड़े शहरों में बड़ी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो जाती है। या आप जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो भी नोएडा या गुड़गांव या इस बेंगलुरु इस तरह की जगहों को चुनते हैं। आकाश जी, मैं आऊंगा आपके पास, 2 मिनट सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपके पास आता हूं। मैं अगर आपको बताऊं, हम बाहर भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का मैं आपको बताता हूं, दुबई, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो उनकी पॉलिसीज ऐसी हो गई हैं कि अब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली सिविल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद ही कर दी है, क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं बची है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, आकाश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिएगा, अंशुल की बात खत्म कर ले, फिर मैं आपको विस्तार से सुनता हूं। जी अंशुल, कंटिन्यू करें अपनी बात। जैसे आपने कहा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाना, ये सब बहुत, मैं मानता हूं कि लेबर जॉब्स
और सिविल जॉब्स ये बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, बट ये हमारा एक मेजर सोर्स नहीं होना चाहिए जो मैं मानता हूं। आई थिंक डिजिटल लिटरेसी, जब मैं अगेन बात करता हूं, आजकल एक सिंपल सी, जैसे हम बात करते हैं कंप्यूटर के थ्रू पूरी कंपनी को हम रन कर सकते हैं और थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप। तो अगर इसकी इतनी बड़ी एडवांटेज है तो हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम सब इनकम टैक्सेशन और टैक्स की पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, जबकि हमारी जीएसटीआर फाइलिंग्स या इनकम टैक्स फाइलिंग की वेबसाइट से इतनी बार हैंग हो जाती हैं और इतनी बार तो चल ही नहीं पाती हैं, जो कि मेरे ख्याल से उस पे सबसे बड़ा काम हमें करना चाहिए कि हमें अपनी खुद की डिजिटल सॉल्यूशंस को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि विद इन अ क्लिक, मैं देखता हूं बहुत लोग इतने बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं, इतना इजी नहीं है इवन टैक्सेशन को फाइल करना। मुझे लगता है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लिटरेसी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और डिजिटल सॉल्यूशंस, एंटरप्रेन्योरशिप्स पे काफी टाइम से काम किया जा रहा है और डेफिनेटली वो इंप्रूवमेंट हुई है, हम जैसे लोग बने भी वैसे हैं, बट मुझे लगता है उससे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आईटी को बहुत स्ट्रांग करें, साइबर सिक्योरिटी को। मुझे आपका एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रजत ये समझ में आता है जो अंशुल कह रहे हैं, मैं आकाश जी से भी इस पर बात करूंगा, लेकिन रजत मुझे थोड़ा बताएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम कागजी कार्यवाही की तो बात करते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है या फिर डिजिटाइजेशन का जो स्तर होना चाहिए, क्या वो हम पाते हैं? और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इसको भी शुमार करना चाहिए ताकि फंक्शनिंग जो है वो ज्यादा स्मूथ हो पाए। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हम रैंकिंग की बात करें तो अब वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट जनरल हम कॉन्सेप्ट के सेंस में अगर बात करें तो इसमें डिजिटलाइजेशन एक पार्ट नॉर्मली मान लिया जाता है कि डिजिटलाइजेशन भी होना चाहिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसमें एक सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम हो, ये सारी चीजें उसका पार्ट होती हैं। तो नॉर्मली हम ऑनलाइन सोल्यूशन या जैसे सरकार है जहां पर आपको रजिस्टर कराना है, चाहे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट है, वहां पर ये सारी चीजें इंक्लूडेड नॉर्मली मान ली जाती हैं। तो जब भी आप डिजिटलाइजेशन के सेंस में देखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वो एक हमेशा एक बेसिक पार्ट रहा है। बट मैं इसके एडिशनली, जैसे पहले मैं मेंशन कर रहा था कि भारत में बहुत से भारत बसते हैं, हमें पहले तो ये रियलाइज करना पड़ेगा, और युवाओं की केस में भी बहुत से कैटेगरीज हैं जिनको केटर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी जैसे अब जो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, रोजगार बिल्कुल जरूरी है, बट अब आप उनका सोचिए जिन्होंने अभी अभी रोजगार ज्वाइन किया है, कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप भारत का अभी का रिसेंटली आरबीआई का 2 दिन पहले का भी डेटा देखेंगे तो उसके हिसाब से सिर्फ 5 से 6% के बीच की नेट सेविंग बची हुई है। लगातार क्रेडिट कार्ड के ऊपर डेट बढ़ता जा रहा है, टैक्स का सभी टैक्सेशन पे बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं क्रेडिट कार्ड पर और पर्सनल लोन लेने वाले जो यूथ है। अगर इन पे टैक्स इस तरह के डेट्स बढ़ते जाएंगे तो इवेंचुअली 5 साल बाद 10 साल बाद इसका असर ओवरऑल मार्केटिंग, ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम पे पड़ेगा, ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम पे भी पड़ेगा, और ये घूम के युवाओं पर ही आने वाला है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप डिजिटलाइजेशन को फोकस करें, बिल्कुल करें, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर फोकस करना भी बहुत जरूरी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। 140 करोड़ के देश के लिए सिर्फ लैपटॉप से एम्प्लॉयमेंट जनरेट सबको नहीं देखिए, एक आप है, अंशुल है, आप लोग समझते हैं इन चीजों को और बाकी के छात्र भी खूब समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्टिवली एंटरप्रेन्योर बनना जो है वो इतना आसान नहीं होता, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आकाश जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जयपुर से मेरे सहयोगी अभिषेक आड़ा बड़ी देर से खड़े हैं उनके साथ में, और मेरे सभी सहयोगी खड़े हैं, तो एक बार युवाओं को भी सुन लेते हैं। सीधे जयपुर चलते हैं। अभिषेक, यहां पर जो युवा बाकी हैं, मैं चाहूंगा कि उनसे भी पूछें उनकी अपेक्षाएं और सजेशंस क्या है। बिल्कुल, देखिए, मैं जिस हॉस्टल में खड़ा हूँ ये स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक हॉस्टल है, और हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। तो आप चूंकि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं पिछले 8-10 साल में अगर हम बात करें तो इस बजट में आप क्या उम्मीद रखते हैं कि किस तरह की योजनाएं बननी चाहिए और किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए इस बजट में, घोषणाएं, जिससे स्पोर्ट्स के फील्ड में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें फ़ायदा मिले? जी सर, एज ए स्पोर्ट्समैन हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में छोटे छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तरों तक जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं और इंडोर गेम्स, जिम्नेजियम, ये सारी नई नई टेक्नोलॉजी के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आएँ जिससे कि खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस यहीं कर सकें, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि हमारे देश के खिलाड़ी बाहर जा जा के प्रैक्टिस करते हैं। तो उनके लिए क्यों ना ये टेक्नोलॉजी हमारे देश में विकसित कर ली जाए ताकि हम यहीं पे रह के हमारे देश की जो छोटे छोटे स्तरों से उठी हुई प्रतिभाएं उनके लिए बराबर मौका मिले और वो अपना प्रदर्शन आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे दिखा सकें। अभी क्या दिक्कत है? अभी दिक्कत ये आ रही है कि सर छोटे छोटे स्तरों पर, जैसे ग्रामीण स्तर हैं, जिला स्तरों पर वो सुविधाएं नहीं है।
हाँ रूरल इलाके से हैं, वहाँ पर खेलों की प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अच्छा, आप भी स्पोर्ट्स से हैं, तो स्पोर्ट्स में तो कई जगह कोटा भी मिलता है, रेलवे में मिलता है, दूसरे और सर्विसेज में मिलता है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिससे स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे बढ़ें? जी सर, जैसे मेन चीज़ कहने मतलब गाइडेंस की होती है। कई रूरल एरिया बच्चे जो स्पोर्ट्स में अपना कुछ करना चाहते हैं, बट कहने मतलब उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। और कहने मतलब जो मॉडर्न जैसे कोचेज़ है, कोचेज़ की अवेलेबिलिटी बहुत कम अपने इंडिया में। बच्चे आते हैं, जैसे हमारे यहाँ ग्राउंड्स है, बच्चे आते हैं अपना खुद का रनिंग करके, उनको कुछ पता नहीं है कैसे अपनी वो कहने मतलब जो ट्रेनिंग प्रोग्राम उसको बढ़ाया जा सकता है। कई चीज़ें जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है, कई बच्चे होते हैं उनमें टैलेंट होता है बट फाइनेंशियली उनके पास अगर सपोर्ट नहीं होता है तो वो आगे कहने मतलब जाना तो चाहते हैं बट उनको ये चीज़ें रोक लेती है। तो कई ऐसे कारण होते हैं, तो उनसे बच्चे कहने मतलब स्पोर्ट्स में करना तो बहुत चाहते हैं बट उनको सपोर्ट नहीं। स्पोर्ट्स के लिए जो सुविधाएं विकसित करना, ये एक बड़ा कंसर्न है स्टूडेंट्स का, खासतौर से उन इलाकों में जो जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, ऐसे जो स्टेट्स हैं जो स्पोर्ट्स के लिए जाने जाते हैं, जहां से बड़े संभावनाशील स्पोर्ट्समैन मिलते हैं। आकाश जी, अब आप अपनी बात को पूरा करें। आपने काफी और स्पोर्ट्समैन को भी सुन लिया, दोनों एंटरप्रेन्योर्स को भी सुन लिया, तो अब ज्यादा और इसमें मेरा एक ही सवाल है बस आपसे कि जो फैक्ट्रीज लगाने की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि ये कंसर्न पहले नहीं रहा है, छोटे शहरों में फैक्ट्री लगाना है, इसकी फिजिबिलिटी और लेबर्स जिनकी बात अभी रजत ने कही है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक तरफ हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ लेबर ओरिएंटेड बिजनेसेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने की जरूरत है। आई थिंक बिल्कुल रजत ने काफी मैच्योर बात की है और यही चीज मैं अंशुल को समझाना चाहता हूं। डिजिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब चीजों का अपना रेलिवेंस है, बट अंशुल नीड्स टू अंडरस्टैंड, आज अगर एक मोटरसाइकिल बनानी है, आज अगर एक सड़क बनानी है, आज एक फ्लैट बनाना है, वो लैपटॉप पे नहीं बन सकता। लैपटॉप उसका मॉडल बना सकता है, लैपटॉप उसके लिए बढ़िया टेक्नोलॉजी दे सकता है, बट अल्टीमेटली यू नीड पीपल ऑन द रोड टू मेक अ रोड। यू नीड पीपल, यू नीड अ मैसन, यू नीड अ प्लम्बर, यू नीड एन आर्किटेक्ट। आपको लोगों को खड़े करना है तब जाके फ्लैट बनेगा। देश में चलने के लिए गाड़ी भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, उसके लिए 15,000 लोगों का प्लांट चाहिए। देश में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए जिसके अंदर ऑफिसेज बनेंगे, उसके लिए वहां मेरे मजदूर भाई चाहिए, वहां मेरे मिस्त्री भाई चाहिए, वहां जो है लकड़ी का काम करने वाले चाहिए, सबकी रिक्वायरमेंट है। सड़क बननी है तो सड़क बनने के लिए मैसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहां जनरेट होंगी। तो अपनी जो है ऑनलाइन चीजों की अपनी वैल्यू है, बट लैपटॉप पे आप मुझे बताइए, लैपटॉप पे क्या बनाएंगे आप? लैपटॉप पे सड़क बनाएंगे आप? लैपटॉप पे मोटरसाइकिल बनाएंगे? क्या लैपटॉप? हालांकि आकाश जी, हमने ये देखा कि जो ऐप डेवलप हुए, चाहे वो कई ऐसे खाने पीने के बहुत सारे ऐप हैं, फिर हम राइडर्स के तौर पर, आप जब मजदूरी की बात करते हैं तो हम मजदूरों के तौर पर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा तबका है जिसको एप्लीकेशंस के जरिए भी बड़ा रोजगार मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, सब चीजें आनी चाहिए, बिल्कुल वी वेलकम दैट। स्टार्टअप्स को हम वेलकम कर रहे हैं, बट जब देश की बात करें, देश कहां बसता है? मैं वही समझाना चाहता हूं अपने युवा साथियों को। देश जो है दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु में नहीं बसता। देश कहां बसता है? बठिंडा में बसता है, बीकानेर में बसता है, बरेली में बसता है, गांव देहात में बसता है। हालांकि आकाश जी, ये बड़ा लंबा विषय है क्योंकि वहां का, बठिंडा का और किसी भी जगह का युवा भी तो यहीं आना चाहता है, वो भी बेंगलुरु भागना चाहता है, वो दिल्ली आना चाहता है, और नहीं तो सब छोड़कर फिर वो विदेश भागना चाहता है। उसी को ठीक है, ठीक है, 40,000 रुपये महीना की रोजगार। नहीं, आपने जो बात कही वो इंपॉर्टेंट है, पर मैं ये सोच रहा हूं कि क्योंकि इतना अच्छा पैनल रहा है, इतनी अच्छी चर्चा रही, तो हम भी किसी एक नतीजे पर पहुंचे। अंशुल कुछ कहना चाह रहे हैं संक्षेप में अंशुल, ताकि मैं आशुतोष, अभिषेक और अपने सहयोगियों प्रशांत के पास जा पाऊं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी आकाश जी ने। मैं डेफिनेटली उनकी कुछ बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि लैपटॉप पे ना गाड़ी बन सकती है, ना रोड बन सकती है, बट रोड और गाड़ी कभी ना कभी बंद होनी है। गाड़ियां भी बंद होंगी, रोड के लिए लैंडस्केप भी बंद होगा, तो बचेगा कौन? बचेंगे हमारे लोग। उनको जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। हर कोई लेबर जॉब्स या लेबर इंटेंसिव जॉब्स नहीं करना चाहता। आजकल हमारी सेल्फ प्रेस्टीज, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हो गई है। तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, सिंगापुर में हम सब जाते हैं, वहां पे गाड़ियां इतनी महंगी हैं कि कोई गाड़ी ही नहीं खरीदता जी। अगर आप बाहर दुबई की मैं बात करूं, दुबई ने अब पॉलिसी बना दी है कि अब आगे कंस्ट्रक्शन दुबई के इंटरनल सिटीज में होगी ही नहीं। तो फिर वो कैसे इंटरनेशनली इतना ज्यादा विकसित हैं, हमसे कहीं ज्यादा विकसित हैं,
क्या वो लेबर इंटेंसिव जॉब्स पे ही डिपेंडेंट हैं, या वो डिजिटल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, या और जो सिविल इंजीनियरिंग या R&D है उस पे ये डिपेंडेंट अच्छा है? होता है जब मेरा यही चर्चा कहना है। में दो पहलू आते हैं, और ये मेरे लिए भी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि चर्चा के अंतिम और मैंने कहा ना कि इस पर हम अलग से बैठकर बात करें तो घंटों बात करते रहे, मेरे जहन में भी बहुत सारे सवाल आने लगे हैं। अग्निवीर योजना पर तो अभी हमने बात ही नहीं की है, वो भी एक तरीका था, एम्प्लॉयमेंट के लिए था, और उससे उसका तो अभी तक कोई लेना देना नहीं है, ना आपके डिजिटलाइजेशन से ना लेबर ओरिएंटेड जॉब से। वो बिल्कुल देश की सुरक्षा का मामला है, उसको लेकर एक अलग बहस चलती रही। खैर फटाफट आशुतोष, सबसे पहले यहां पर जो युवा मौजूद है उनसे दो पॉइंट पूछिए फटाफट, सभी जो भी युवा हैं कि 2 पॉइंट बताइए, 2 बिंदु जो आप बजट में अपेक्षा कर रहे हैं। बेशक हमारे साथ पटना कॉलेज कैंपस में जो युवा है, आपसे 2 पॉइंट हम जानना चाहेंगे जो आप मोदी जी से उम्मीद करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार बजट बढ़ाया जाए और बिहार पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि बिहार के युवाओं अपने क्षमता का बेहतर उपयोग कर पाएं। और दूसरा कि यहाँ पर हायर एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाए, रूरल एरिया में ज़्यादा फोकस किया जाए, ताकि ग्रामीण इलाके रोजगार, हायर एजुकेशन, बाकी फटाफट आशुतोष बाकी लोगों से भी 2 पॉइंट में पूछिए। क्या आगे क्या दो आप क्या उम्मीद करते हैं? बजट अच्छा होना चाहिए और सारी जो वैकेंसी वैकेंट है उसको भरा, वैकेंसीज भरी जाए, नया पॉइंट। युवाओं भारत क्या रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले और महंगाई जो है कम होनी महंगाई क्या चाहते हैं? रोजगार अच्छे से मिलना चाहिए, और जो मतलब पारदर्शिता रूप से एग्जाम लिया जाए, जिस प्रकार से मोदी बोलते हैं कि मतलब चुनाव से पहले 17 जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसको 4 तारीख का रिजल्ट आना है, उसी प्रकार के एग्जाम पेपर लीक का मुद्दा, एग्जाम में पारदर्शिता, बहुत बढ़िया। क्या उम्मीद करते हैं? हम लोगों को उम्मीद है कि अब की सबसे ज़्यादा बजट में भरोसा है कि रोजगार पे ज़्यादा बजट का मुद्दा रखा जाएगा, और रेलवे में सबसे ज़्यादा बजट रोजगार का बहुत बढ़िया। रेलवे एक और देखिए, यही होता है पटना से बहुत बढ़िया तरीके से काफी सारे बिंदु निकल कर आए। प्रशांत फटाफट आपके साथ जितने भी रिसर्चर, इकोनॉमिस्ट, जो भी छात्र बैठे हैं उनसे मैं चाहूंगा कि एक पॉइंट में वो बताएं कि क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, 2 बिंदु बताएं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। शीतल, बहुत शॉर्टली जानना चाहेंगे एक बिंदु में कि क्या उम्मीद है इस बजट से, क्या चाहते हैं? ये एक ज़रूरी चीज़ है कि जीएसटी हम रैशनलाइज कीजिए कुछ ऐसी चीज़ों पे जो गरीब को नुकसान करती है, जैसे शूज़ है उसका जीएसटी से मतलब वो 1000 रुपए के शूज हो या 5000, अगला जीएसटी 12% है। तो ऐसी चीज़ है जैसे मोबाइल 18% है, शूज़ 12% है, या जो नहीं जरूरी चीजें पे कम होना चाहिए। और एग्रीकल्चर, हमारे देश की आधी आबादी आज भी एग्रीकल्चर पे है और उसकी ग्रोथ रेट 4%। बिल्कुल, हम कृषि पर अलग से बात भी करेंगे क्योंकि कृषि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। प्रशांत फटाफट 2 बिंदु पूछिए। एक बिंदु में बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? 3.1 लाख जॉब्स जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई की हैं उनके ऊपर काम करे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एनर्जी सेक्टर के ऊपर बहुत फोकस होना चाहिए, बिकॉज क्लाइमेट चेंज एक परसिस्टेंट इशू है जो हम आगे देखने वाले हैं। तो यूथ के पर्सपेक्टिव से कि आगे का यूथ सिक्योर रहे, उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रशांत फास्ट, बाकी के लोग। प्रवीण, ज्योति से पूछ लेते हैं एजुकेशन से संबंधित। एजुकेशन को लेकर सरकार को क्या ऐसा पेश करना चाहिए जनता के सामने, देश के सामने? सबसे पहले फंड रेज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन हो, और वो भी एलोकेशन हो पॉपुलेशन को मायने रखते हुए, जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हो, और उसका मॉनिटरिंग अच्छे से हो, और जितना फंड एलोकेट हो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। जी गर्वित, एक युवा होने के नाते जो आम आदमी सोचता है टैक्स सेविंग्स हो जाए, उसको लेकर सरकार को टैक्स स्लैब कितना रखना चाहिए? टैक्स स्लैब को इस प्रकार से रखना चाहिए कि वो लोअर इनकम ग्रुप जितने भी हैं वो उसको सफिशिएंटली उसको देख सके। साथ में जो युवा जो भी जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब लेने जा रहे हैं, उनके हिसाब से वो सारे अर्थशास्त्री इसकी डिटेलिंग पर काम करेंगे। आपके सजेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टैक्स पर काम होना चाहिए, एजुकेशन पर काम होना चाहिए, रेलवे में बजट की बात हुई है, रोजगार की बात हुई है। फास्ट में चाहूंगा अभिषेक, आप भी जो आपके पास स्टूडेंट मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं, बहुत फटाफट 2 पॉइंट में पूछिएगा ताकि मैं एक्सपर्ट्स के साथ क्लोजिंग कमेंट लूं। फिर जी आप फटाफट में बताइए कुछ पॉइंट्स में कि क्या क्या होना चाहिए इस बजट में, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है? सर मेन बजट से चीज़ सर ये होनी चाहिए सरकार की, ये जो अग्निवीर स्कीम है सर, इसको सर वापस जो पुरानी स्कीम भर्तियाँ प्रक्रिया थी वापस उस पर लाया जाए। और दूसरा पॉइंट, दूसरा आजकल जो बच्चे गेम्स वाले हैं वो जैसे जैसे आप राष्ट्र भावता 2 जनों में सबसे परिक्रमा मान जाती है, एक फौजी में और एक खिलाड़ी में। ना खिलाड़ियों को नौकरी मिल पा रही है ना फौजियों। बहुत सुंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया अभिषेक जी। ये एक इंपॉर्टेंट आप 2 पॉइंट में आप रखें कि क्या योजना आप जो आपके साथी ने कहा उनसे आप क्या कहते हैं? मैं अग्निवीर के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो टाइम ड्यूरेशन है 4 साल का नौकरी का, बहुत ही शॉर्ट नौकरी है। इसको
पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया की उसी हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, राजस्थान, अग्निवीर हरियाणा, को यूपी लेकर जैसे इनका स्टेट में इनका थोड़ा सा आर्मी सुझाव बहुत आ ज्यादा रहे हैं, युवाओं जिसको की लेकर सहयोगी दल भी बात करते दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, देखिए अग्निवीर पर बात आ ही गई आते आते। रजत, फास्ट आपका क्लोजिंग कमेंट बहुत शॉर्ट में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये तो होगा ही, ये अपेक्षा है, रजत ये इंतजार कर रहे हैं? होगा ही का तो नहीं पता, बट ये बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज और सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज ये डिसेंट्रलाइज होने चाहिए, बिकॉज अगर ये सिर्फ सेंट्रल के हाथ में रहेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। दूसरा ये कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट के बियॉन्ड जाके गवर्नमेंट को भी और बाकी मशीनरीज को भी इनोवेट करना पड़ेगा कि वो कैसे और नए जॉब्स के तरीके निकाल सकते हैं। जी, और टैक्स रिडक्शन होना पड़ेगा। जी अंशुल। आई थिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत आई थिंक इस बार बजट आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी पे आई थिंक बहुत ज्यादा काम किया जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक बैटरीज पे बहुत आई थिंक आपको देखने को मिलेगा। एंड डिजिटल इकोनॉमी एंड डिजिटलाइजेशन आप जरूर देखना। एआई का भी मुझे इंतजार है, वो उसको कैसे करेंगे? आकाश जी, शुरुआत आपसे हुई थी, क्लोजिंग कमेंट दें। सबको सुन लिया आपने, आप जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं, तमाम विषयों पर अपनी बात रखते रहते हैं। चलते चलते अपेक्षाएं बहुत संक्षेप में बताइए। मैसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेशन, दूसरा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, क्योंकि इन्फ्लेशन आज के जो है युवाओं को परेशान कर रहा है। साथ ही साथ एजुकेशन लोन पे, जैसे यूएस में आवाज उठ रही है, एजुकेशन लोन पे काफी कंसेशन आने की संभावना है, ताकि युवाओं को, क्योंकि आजकल बहुत सी डिग्रियां ऐसी हो गई हैं जो 25-30 लाख का खर्चा आता है, वहां कंसेशन, वहां इंसेंटिव मिलने की उम्मीद है। और साथ ही साथ अग्निवीर की जहां तक बात है, मैं इन युवाओं को बिल्कुल साथ हूं, अग्निवीर को एनालाइज किया जाए, अच्छी स्कीम। खैर, ये तो अब बात सहयोगी दल भी कह रहे हैं, तो सरकार के ऊपर भी इस बात का एक दबाव है। आशुतोष, आपका और आपके साथ पटना से जितने युवा मौजूद थे उनका विशेष धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से अभिषेक, आपका और युवाओं का धन्यवाद। प्रशांत, आपके साथ जितने भी युवा यहां पर मौजूद थे, बहुत अच्छे तरीके से इन तीनों जगहों से, जयपुर से, पटना से, दिल्ली से, हमारे पास युवाओं की एक मजबूत आवाज आ पाई। अंशुल का और रजत का विशेष तौर पर धन्यवाद, क्योंकि ये कई युवाओं के लिए एक आइडल के तौर पर सामने आते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को सामने रखते हैं कि देखिए इतनी कम उम्र में ये लोग एंटरप्रेन्योरशिप को कर पा रहे हैं। और आकाश जी, आपका भी विशेष धन्यवाद, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की। आपका बजट का ये सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, आगे कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे। महिलाओं के बाद युवाओं की आज बात हुई है, आगे कई और महत्वपूर्ण वर्ग हैं जिनको लेकर अभी बहुत कुछ सोचना है बजट में, तो उनसे भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।